अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस के टाइमिंग आप देख सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मौजूद टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन के पार्ट तक पहुँचिए। दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। इसको पढ़ें तो इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि नज़र आने वाली, यानी ये क्वेश्चन जो है, मैं इनको लाइनों को मिटाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है, सर्ड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है इन सर्ड्स को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जाहिर करो। यानी कि ये दी गई सर्ड्स को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसी को आंसर बोलेंगे, ठीक है। अब दो सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, सर्ड किसे कहा जाता है, और नंबर 2, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उससे क्या मुराद है यहाँ पर, ये भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। तो पहले सर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सर्ड क्या होता है। सर्ड बेसिकली जैसे कि कोई भी नंबर होता है, जैसे कि यहाँ 180 लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे रेडिकल का साइन होता है, उसे सर्ड कहा जाता है। लेकिन दो शराइत होती हैं। यानी सर्ड दिखने में कैसा होता है, सर्ड हमेशा इस तरह के रेडिकल के साइन के साथ होता है। लेकिन कोई भी नंबर सर्ड है या नहीं है, इसके लिए दो शराइत होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। अगर वो नंबर पूरा करता है तो वो सर्ड है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सी शराइत होती हैं, वो दो शराइत। आप इनकी डिटेल अपनी एक्सरसाइज के पिछले पेजेस पे जाएंगे, वहाँ पे ये डिटेल नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं मुख्तसर आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नंबर वन ये कि रेडिकेंड जो है वो आपका होना चाहिए रैशनल नंबर, और इसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट होना चाहिए उस नंबर का, वो आपका होना चाहिए इर्रेशनल। अब ये शराइत तो हैं, तो क्या ये नंबर ये दो शराइत पूरी करता है? यस, बिल्कुल करता होगा, तभी तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि ये सर्ड है। जैसे यहाँ 180 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 180 के अंदर आप क्या देखेंगे, सबसे पहले रेडिकेंड किसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, और रेडिकल किसे कहा जाता है। अगर आप भूल गए, सेकंड चैप्टर के अंदर ये चीज़ है। जैसे ये जो सिंबल होता है, ये जो निशान होता है, इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रेडिकल, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे कि इधर 180 लिखा हुआ है, तो ये नंबर, या जैसे 2, 3 कोई भी नंबर हो, तो ये सारे क्या होते हैं, रेडिकेंट, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे हम अगर क्वेश्चंस में देखें, ये हमारे पास रेडिकेंड है, ये हमारे पास निशान रेडिकल है, ठीक है। ये रेडिकेंड है, ये भी रेडिकेंड है, ये भी रेडिकेंड है। तो अंदर जो चीज़ें होती है उसे रेडिकेंड कहा जाता है और निशान को रेडिकल कहा जाता है। ये दो चीज़ क्लियर होगी। अब आप देखिए, हम बात कर रहे थे 180 के ऊपर। 180 जो है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किसे कहा जाता है, मुख्तसर बताऊं तो P/Q की शक्ल में कोई भी नंबर लिखा जा सके तो उसे रैशनल नंबर कहा जाता है। जैसे 180 क्या रैशनल नंबर है? यस, बिल्कुल 180 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 180 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड चैप्टर में आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसके नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। एलसीएम लेते वक्त आप इसको लगाकर इस्तेमाल भी करते हो। जैसे 3 जो है, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। रैशनल नंबर का भी आपको पता चल गया। तो पहली शर्त तो इस 180 ने पूरी कर दी हमारी, कि यहाँ पे ये अंदर जो है वो आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है इसकी, कि इसका रिजल्ट जो है वो इर्रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो अब रिजल्ट इर्रेशनल कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 180, तो ये हो गया 180। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो आप देख लीजिए, जो आप क्या है 13.416407 तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को हो सकता है ये बात जहन में ना आ रही हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ इसको कैसे ये इर्रेशनल नंबर है। देखिए, जब भी डेसिमल के अंदर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13.416407, जब भी हम किसी भी नंबर को कैलकुलेटर पे हल करते हैं, हल करने के बाद डेसिमल यानी इशारे के बाद जो भी नंबर होते हैं वो अगर बिना किसी तरतीब के हों और लगातार आगे चलते चले जा रहे हो, जिसे आप सो ऑन बोलते हो, तो उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ यहाँ पे, इस कैलकुलेटर को हटाकर, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी सी, यहाँ पे लिख लेता हूँ रैशनल, दोनों की पहचान ताकि आपको हो जाए। यहाँ लिख लेता हूँ इर्रेशनल, ठीक है। रैशनल की पहचान क्या होती है? रैशनल नंबर की पहचान ये होती है,
इसमें टर्मिनेटिंग डिजिट्स होते हैं और रेकरिंग होते हैं, ठीक है। और इरेशनल की पहचान क्या होती है, इसमें ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रेकरिंग होते हैं, ठीक है। तो नॉन रेकरिंग यहाँ पे लिखेंगे। मुख्तसरी बता रहा हूँ आप लोगों को, मिसाल से समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग किसे कहा जाता है, जैसे 2.36, तो डेसिमल के बाद जब महदूद या लिमिटेड डिजिट्स होते हैं तो उसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था। और जब भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा हो, जैसे 36 ही कर लेते हैं, 36 ऐसे चलता चला जा रहा हो, तो जब भी रिपीटिंग आती है उसे भी रैशनल नंबर कहा जाता है। तो ये दो सूरतों में रैशनल नंबर हो सकते हैं, जब भी डेसिमल के बाद महदूद नंबर हो या फिर एक पैटर्न के साथ बार बार नंबर रिपीट हो रहे हो, तो वो रैशनल है। लेकिन अगर जैसे 2.64543 डेसिमल के बाद ना तो रिपीटिंग हो रही हैं और ना ही नंबर महदूद हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर जो है वो इरेशनल कहलाता है। तो कोई भी इरेशनल नंबर की पहचान क्या हुई, आपने बस ये बात जहन में रखनी है, जो कि आपको इस कॉन्सेप्ट में मदद देगी कि डेसिमल के बाद नंबर लगातार चलते चले जा रहे हों और एक जैसे ना हो। अगर ये है तो वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। मिटाने के बाद देखते हैं कि हमारा ये 180 का रिज़ल्ट जो है इरेशनल था। तो यहाँ पे 180 का रिज़ल्ट दोबारा कैलकुलेटर से लेकर आता हूँ। तो अब आप देखिए कि 13.41, तो आप देखिए डेसिमल के बाद लगातार डिजिट्स चलते चले जा रहे हैं और ना ही इसमें कोई तरतीब है। तो इट्स मीन के इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, सॉरी मैं कलर से लिखता हूँ यहाँ पे, इसका रिज़ल्ट जो है वो इरेशनल है, ठीक है। तो बेसिकली इस नंबर ने हमारा ये शर्त भी पूरी कर दी, ये शर्त भी पूरी कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्ड है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक सर्ड होगी। अगर कैलकुलेटर से इसको भी हम देखें तो ये भी इसका रिज़ल्ट इरेशनल होगा। तो रिज़ल्ट को अगर चेक करें तो 162, तो 162 और क्यूब रूट है, तो यहाँ पे आ गया ये क्यूब रूट, तो 5.45136। आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद लगातार डिजिट्स चलते चले जा रहे हैं और ना ही इनमें कोई रिपीटिंग है। दैट्स वाई के एक शर्त इनकी ये पूरी होगी, रिज़ल्ट जो है वो इरेशनल है। दूसरा अंदर 162 जो है वो रैशनल नंबर है, ये शर्त भी पूरी होगी। दैट्स वाई कि ये एक सर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, सर्ड कौन सी नहीं होती, वो एग्जांपल भी आप एक देख लीजिए ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। जैसे 4 है, क्या ये एक सर्ड है, ये एक सर्ड नहीं है। क्यों? पहली शर्त तो पूरी करता है, अंदर रैशनल नंबर है, लेकिन दूसरी शर्त देखें आप, इसको पूरी करें। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे जब आप, ये 4 का, ये 4 ले लो, ये इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आगे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर 2, तो क्या ये इरेशनल है? ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद नंबर ही नहीं है। इरेशनल होता तो यहाँ पे नंबर लगातार चलते चले जा रहे होते, ठीक है। तो इसमें महदूद नंबर हैं या लिमिटेड नंबर हैं, दैट्स वाई कि ये एक रैशनल नंबर है। इसका जवाब इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। तो सेकंड कंडीशन या शर्त इसने पूरी नहीं की, दैट्स वाई के √4 जो है वो हमारे पास सर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट सर्ड, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक में एग्जांपल है एक √π यानी कि पाए, क्या ये एक सर्ड है? ये भी सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली शर्त हमारी पूरी नहीं करता। पाए जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी √ के अंदर पाए लिख दो तो ये भी सर्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और भी आपकी बुक में मिसाल है जो मुझे याद आ रही है, ऐसे करके प्लस अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो क्या ये सर्ड है? ये भी सर्ड नहीं है, बिकॉज रेडिकल के अंदर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। यानी ये जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो इस तरह से सर्ड क्या होती है, सर्ड कौन से डिजिट्स होते हैं, कौन से नहीं होते, आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी बुक के पिछले पेजेस पे जाएंगे तो यही बात लिखी हुई है, बस थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपको आसान लफ्ज़ों में बता दी। क्वेश्चंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर्ड है या नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उनको सॉल्व करना सिखाया गया है। तो सॉल्व करना तो आसान है, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो साथ साथ चीज़ें बताता रहूँगा, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट को लिखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। सॉरी, सिंपलेस्ट फॉर्म भी रह गई। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले पार्ट को लिखता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ, तो उसके अंदर बता दूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहा जाता है। तो चलिए पहले पार्ट को लिखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्ड को लेकर आएँ तो उसके लिए सबसे पहले तो लिखना होगा हमें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद
क्वेश्चन को दोबारा उतारें तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट 180, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो उसका मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 लिखो या ना लिखो उसका फ़र्क नहीं होता, ठीक है। सेकंड चैप्टर में ये शायद आपको पता चल चुका होगा, नहीं पता तो अभी बता रहा हूँ। जब भी यहाँ पे कुछ ना हो तो आपने समझना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब सर्ड को सॉल्व करने के कुछ तरीके, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के आपकी एक्सरसाइज के पिछले पेजेस पे हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे वो चीज़ें इस्तेमाल होती है। देखिए सबसे पहले जो भी नंबर है उस नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर आ गया हमारे पास 180, ठीक है। तो 2 के टेबल पे जाता है, 2 9 18, 0 नीचे उतर गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पे जा सकता है, 2 4 8, एक आगे चला गया तो 10 बन गया, तो 2 5 10। उसके बाद आगे अब ये 2 पे नहीं जा सकता, अब ये 3 पे जा सकता है, तो 3 1 3, आगे एक चला गया तो 15 बन जाएगा और 3 5 15। उसके बाद फिर 3 पे जा सकता है, 3 5 15, और उसके बाद फिर 5 पे जा सकता है, 5 1 5, ठीक है। तो डिजिट्स क्या बने हमारे पास? डिजिट्स बने 2 2 और उसके बाद 2 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 5, ठीक है। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, अब आपने ख्याल क्या करना है इन प्राइम फैक्टर्स में? आपने ख्याल ये करना है कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स हो या जो भी नंबर हो, जैसे इधर 2 है, ठीक है, जो कि हम लिख नहीं रहे, तो आपने जो भी नंबर हैं उनको 2 2 के हिसाब से पावर बना लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो आपने 3 3 के हिसाब से पावर बनानी थी इनकी, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो आपने 4 4 के हिसाब से बनाना था, ठीक है। तो क्वेश्चंस आगे करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन पहला चीज़ आपने क्या समझनी है कि अंदर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आपने यहाँ इंडेक्स के मुताबिक पावर बनानी होगी। अब यहाँ पे 2 है तो 2 2 पावर बना लेते हैं, तो अगर 2 में 2 पावर बनाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 की पावर 2। अब एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उससे क्वेश्चन में एक स्टेप आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो अब आप के ऊपर है, आपका टीचर किस चीज़ को लाइक करता है किस चीज़ को नहीं, लेकिन क्वेश्चन दोनों सूरतों में ठीक ही हो जाएगा। लिख देते हैं एक स्टेप, हमें इसमें क्या टाइम लगेगा, 3 और ये मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसको फर्दर आगे चलाऊं तो अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1 है तो इसको वैसे का वैसा रहने दो, ठीक है। अब हम ने पावर जिस मकसद के लिए 2 की थी उस मकसद को मैं बताता हूँ। देखिए अब आप इनको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैथ का यानी कि पीछे रूल बताया गया था आपका कि अगर यहाँ पे ए हो, इंडेक्स हो, और इसी तरह मल्टीप्लाई यहाँ पे एक और नंबर हो और यहाँ पे भी इंडेक्स हो, तो इंडेक्स अगर सेम होंगी, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी और यहाँ पे पावर सेम कर दो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी ये इंडेक्स सेम होती हैं तो नंबर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो और इंडेक्स 1 लिख दो, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये कंडीशन हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और कहीं पे अगर ये कंडीशन हो तो आप इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस रूल को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अलग अलग कैसे करूँगा, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे 2 2 मौजूद है लेकिन हम 2 को लिखते नहीं, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा वो, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद जब भी यहाँ, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, जब भी यहाँ और यहाँ सेम नंबर हो, ठीक है, यानी पावर और इंडेक्स सेम होगा तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, तो खाली पीछे 2 बच जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ की पावर और इंडेक्स सेम है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास ओनली 3 बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने सेकंड चैप्टर में इस चीज़ को ऐसे भी हो सकता है सीखा हो, मैं दूसरी तरीके से बता देता हूँ। जब भी यहाँ पे जैसे 2 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने बदलना सीखा था ना, तो जो यहाँ नंबर होता है उसको आप कहाँ लिखते हो, यहाँ ऊपर, और जो यहाँ नंबर होता है उसको आप कहाँ लिखते हो, नीचे, ठीक है। सॉरी जूम हो गया, उसको नीचे लिखते हो तो यहाँ पे 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाता है तो पीछे हमारे पास 2 ही बच जाता है, ठीक है। तो वही रूल है, जब भी यहाँ और यहाँ का नंबर सेम होगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2 बच जाएगा, इधर हमारे पास 3 बच जाएगा और इधर
कैंसिल नहीं होता तो 5 वैसे का वैसा रहने देते हैं, ठीक है। तो अब 3 टू द कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे √5 था तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। रफ अमल जो है आप अलग से किसी पेज पे कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात आना था। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन हो उसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है, या उसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, या उसको मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, तो उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है। यानी इसको ये हल हो सकता था, सॉल्व हो सकता था, और सॉल्व इसलिए फिर हमने इसको सॉल्व किया सर्ड के रूल इस्तेमाल करते हुए, और अब एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि मज़ीद इसमें सर्ड का रूल लगने के बाद इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसी शक्ल को बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, पहले क्वेश्चन में ये सीखा कि ये चीज़ याद रखिएगा, पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसके अकॉर्डिंगली फिर सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे। तो पार्ट 2 लिखते हैं इधर। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को लिखें, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे रूट आ गया 162, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो 3 यानी कि ऐसे लिखा हुआ है ना 162, वो इसको समझते हैं कि ये ऐसे है 162 और इधर 3 है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी ऊपर इंडेक्स होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। यानी कि इसका और यहाँ पे एक और ये भी बता देता हूँ, 162 इधर 3 हो तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इधर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पूरे नंबर के साथ, ठीक है। जबकि इधर जो है ये इसकी पावर बन रहा है, ठीक है, 162 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये पावर है, 3 इंडेक्स है, और इधर ये अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ की गलती मत करिएगा, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करना तो आसान ही है। सबसे पहले 162 के आप फैक्टर्स बना लोगे, तो फैक्टर्स बनाए तो यहाँ पे लिखा 162, तो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 पे जा सकता है, 2 8 × 16, 2 1 × 2। उसके बाद अगर चलेंगे तो 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, 3 पे जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा 3 3 2 × 6, 7 8 2 आगे चला जाएगा तो 21 बन जाएगा, और 3 7 ज़ा 21 होता है, 27 आ गया। उसके बाद 27 जो है 3 9 ज़ा 27 होता है, तो फिर 9 आ गया, फिर 3 3 दा 9 होता है, और 3 1 ज़ा 3 होता है। तो बेसिकली कितने नंबर आए, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 2 है। तो आप इनको किस तरह से अरेंज करोगे, यहाँ देखोगे कितनी पावर है, तो आपको पता है जब भी यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है, तो 2 के हिसाब से आप इनको अरेंज कर लीजिए। 2 के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो इस तरह से अरेंज करके फिर कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ताकि आप समझ सको। तो 3 यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को आप ऐसे भी डाल सकते हो, आप डॉट की सूरत में भी डाल सकते हो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, तो यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और अब जो है आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी ये और यहाँ की पावर आपस में सेम होती है तो फिर इट्स मीन कि ये इससे कैंसिल हो जाता है, खाली नंबर बच जाता है पीछे। तो नंबर बचेगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई यहाँ √2 आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई, 3 3 दा 9, 9 3 दा कितना होता है 27, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इट्स मीन के यहाँ पे भी 2 ही है लेकिन लिखा नहीं हुआ, तो यही आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा, या फिर लोएस्ट फॉर्म है। इसको फर्दर हम मज़ीद सिंप्लीफाई या हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सर्ड की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इसको मिटा दीजिए यहाँ से। तो इस तरह से पार्ट 2 जो है वो भी आपका मुकम्मल हो गया। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन होता है तो 3 / 4, और इधर जो है हमारे पास इंडेक्स है 3 और यहाँ पे 128,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 128 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 पे जा सकते हैं, अभी भी 2 पे लास्ट में इवन नंबर है जा सकता है। तो 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, आगे भी जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 दा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दफ़ा 2 आया है। अब इसको अरेंज क्या करेंगे, अरेंज हम करेंगे इस वाली पावर को देखते हुए, यानी 3 3 करके अरेंज करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा हो गए, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा और ये 7 दफ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई लास्ट में 2 बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 3 क्यों की, कि ताकि वो 3 जो है इससे सेम हो सके और फिर हम इसको कैंसिल कर सकें। तो समझा दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको लिखूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए। तो 3 डिवाइड बाई 4, तो नंबर है साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वैसे का वैसा लिख दो, मल्टीप्लाई डाल दो। और इधर जो है आप अब लिखोगे 2 की पावर 3 एक बार, 3 दफ़ा 2 हो गए, फिर 2 की पावर 3 6 दफ़ा हो गए और लास्ट में एक दफ़ा और लिख देंगे, ताकि 7 दफ़ा पूरे 2 लिख दिए। उसके बाद इधर 3 था तो 3 लिख दिया। उसके बाद इनको सेपरेट कर लो। तो 3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इनको सेपरेट करें तो 2 की पावर 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 2 की पावर 3 और यहाँ पे भी 3 और लास्ट में 2 की पावर 1 है तो 1 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि इसका भी इंडेक्स 3 ही है। ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो 3 डिवाइड बाय 4 वैसे का वैसा। अब ये और ये जब आपस में सेम होती हैं तो ये इस पूरे को कैंसिल कर देता है और खाली 2 बच जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 2 और लास्ट में ये तो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होती। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब आप देखिए नीचे 4 है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4 है, यहाँ पे 2 टू द कितना हो गया 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा 2 3, ये साथ में बच गया था। तो यही आपका लोएस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसने यही बोला था लोएस्ट फॉर्म में करिए, तो इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, समझ में आ गया होगा। रफ अमल है, इसको मिटा दीजिए यहाँ से। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को उतारें। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 5 है, इधर 96 x टू द पावर 6 y टू द पावर 7 एंड z टू द पावर 8। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे, इस सर्ड को भी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 96 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 96, लास्ट में इवन नंबर तो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, एक आगे बच जाएगा तो ये 16 बच जाएगा। तो 2 8 द 16 होता है, या 2 8 16, 48 हो गया। दोबारा 2 पे जाएगा, 2 टू द 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4, फिर 2 पे जा सकता है, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे जा सकता है, 2 3 द 6 एंड फिर 3 पे जाएगा तो 3 1 ज़ा 3। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 दफ़ा 2 आ गए इधर। ठीक है। तो मुझे कितनी दफ़ा करना था, अगर यहाँ पे देखें तो इस इंडेक्स को सामने रखते हुए लिखते हैं तो 5 दफ़ा ही अरेंज करना था 2 को। तो ये तो आसान हो गया हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इक्वल का साइन। ठीक है। और अंदर जो है यहाँ पे अब मैं लिख लूँगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, पीछे एक 3 भी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 एक दफ़ा है तो 3 की पावर 1 लिखेंगे, 1 यानी कि 1 होती है लेकिन 1 लिखेंगे नहीं। तो ये वैसे की वैसी रही हमारी। उसके बाद अब हमारे पास एक्स वाई जी आ गया। ठीक है। तो इसका भी वैसे ही करेंगे हम। देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, इसमें कैसे करेंगे, एक्स की पावर है 6, इसका मतलब क्या कि एक्स जो है वो 6 दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे यानी कितनी दफ़ा करना है इसको, 5 दफ़ा करना है, ताकि मैं इसको
कैंसिल कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार अगर x की पावर 5 कर लूं इनकी, ठीक है, तो ये एक x रह जाएगा। तो मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, एक दफ़ा x की पावर 5 कर लेता हूँ और एक दफ़ा x की पावर 1 कर लेता हूँ। 1 लिखते नहीं है, दैट्स वाई कि इसको ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मैं x लिख लूँगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x की पावर, हम मल्टीप्लाई को क्रॉस की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x आ गया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। हम इस मल्टीप्लाई को ऐसे, यानी मल्टीप्लाई को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ डॉट डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उसके बाद 3 था, 3 की पावर 1 थी, 1 लिखते नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे x है, x की पावर 6 है, तो x को एक बार कर लेते हैं 5 और एक बार कर लेते हैं खाली x का x ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी तरह y की तरफ हम चलेंगे, y कितनी दफ़ा है, y 7 टाइम्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के भी बताता हूँ साथ साथ, y की पावर 7 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 5 का पेयर बनाना है ताकि मैं कैंसिल कर सकूँ। तो 5 को कर लेता हूँ, ये हो गए हमारे 5, बाकी 2 को अलग। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, y की पावर 5 और y की पावर 2, तो ताकि 5 से कैंसिल हो सके। तो इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया y की पावर 5 और y की पावर 2, यानी कि y की पावर 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरह z की तरफ चले जाएंगे, z की तरफ जाएंगे तो z 8 टाइम्स है, तो z की पावर 8 है, तो इट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मुझे 5 दफ़ा बनाना है, तो मैं एंड में 3 छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे z की पावर 5 लिख लूँगा, एंड में 3 बच गए तो फिर z की पावर मैं 3 लिख लूँगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं इधर भी लिख दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 5 और z की पावर 3, ठीक है, ये रूट इसके ऊपर आ गया। उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारी वैल्यूज़ सेट हो चुकी हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर भी पावर 5 है, इधर भी पावर 5 है, इधर भी पावर 5 है और z की भी, यानी 5 वाली को अलग कर लेते हैं और बाकियों को अलग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अलग अलग करें तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, 2x y z, इनकी पावर 5 थी तो इनको सारे को इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग करोगे तो ऐसे लंबा लगेगा, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि अगर कहीं 2 की पावर 5 है और x की पावर भी 5 है, ठीक है, और y की पावर भी 5 है और z की पावर भी 5 है, तो आप इनको इकट्ठा एक ही पावर में भी लिख सकते हो। सेकंड चैप्टर आपने किया तो ये चीज़ मेरी समझ गए होंगे। तो इन सारों को मैंने इकट्ठा लिख के पावर 5 कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको मिटाएं, ठीक है, बाकी जो बच गए उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी डाल सकते हो, आप डॉट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देते हैं। अब पीछे अंदर कौन कौन से बच गए, अंदर एक ये बच गया और एक x बच गया, एक y² बच गया और z³ बच गया। तो इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसको मैं अलग अलग लिखूँ तो ये यहाँ पे ऐसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 नहीं लिखा, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। अब पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक 3 बच गया जिसकी पावर 5 नहीं थी, एक x बच गया, एक y² बच गया और एक z³ बच गया। तो इसको हम अलग ही लिख लेते हैं और अब अलग अलग लिखा है तो 5, ठीक है। तो सीखा आपने क्या, सीखा आपने ये कि इस हिस्से को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और काफ़ी बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख लें, तब आपको समझ में आ जाएगा। इन सबको अलग अलग अगर आप लिखो, मैं मिटा दूंगा लेकिन एक बार लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे भी 5, फिर उसके बाद फिर लिखूँ 3 की पावर 1 और 1 तो लिखते नहीं है, खैर यहाँ पे भी 5, फिर उसके बाद x की पावर 5 और फिर 5, फिर x की पावर कितनी बच गई, यानी कि 1 और यहाँ पे 5, उसके बाद y की पावर 5, इधर भी 5 और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 2, इधर भी 5, यानी इन सबको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा मैं, लेकिन मैं बताता हूँ फ़र्क क्या आता है, थोड़ा अलग सा लगता है। z की पावर यहाँ पे कर दूँ 5, इधर भी 5 और यहाँ पे z की पावर 3 कर दूँ, इधर भी 5। तो अब ये हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे एक जैसी पावर है तो खाली 2 बच जाएगा, ठीक है, और इधर जो है हम वैसे का वैसा रहने देंगे, ठीक है, और इधर जो है ओनली x बच जाएगा, इधर जो है x की
यहाँ 5 हो जाएगा, इधर खाली y आ जाएगा, इधर जो है ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इधर z आ जाएगा और इधर यहाँ पे आ जाएगा 3 5। तो अब उसके बाद ये 2 सॉरी इसको दिखाता हूँ मैं आपको, 2xy यानी ये तीनों जो हैं वो आपके अलग हो जाएंगे और ये तीनों आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा देखिए लंबा जा रहा है, जबकि ऊपर इस चीज़ को, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते हो तो इस चीज़ को आसानी से सादा फॉर्म में कम वक्त में आप ऐसे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आप 5 वाली पावर्स इकट्ठी करो तो उसको जो है होल की पावर कर दो, ताकि अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको हम वैसे का वैसा अलग करके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर आंसर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2xyz और इधर आ जाएगा आपके पास 5, इधर आ जाएगा 3xy² z³ और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने से मुराद क्या होता है या मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप इसमें सर्ड के असूलों को अपनाते हुए या रूल्स को अपनाते हुए आप कैंसिलेशन करेंगे और कैंसिलेशन करने के बाद इस क्वेश्चन को एक ऐसी जगह पहुंचा देंगे कि मज़ीद कैंसिल ना हो सके या मज़ीद सॉल्व ना हो सके। तो इस जगह से इस जगह तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है कैंसिल करने के बाद, उसे सिंप्लीफाई करना आम कॉन्सेप्ट में आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे हम सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को इधर लिखें तो स्क्वायर रूट 18 है, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 और फिर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। तो अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2-3 तरीके इस पहले क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा ताकि आपकी स्किल डेवलप हो जाए, आपको समझ में आए कि किस किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आप अपने टीचर के तरीके से भी कर सकते हो या खुद अपनी समझ से भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा हर तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो सबसे आसान मुझे लगता है, जैसे कि अभी तक आप करते आ रहे हो, 18 है, 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाए तो 2 पे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 3 दा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर्स क्या बने, 2 3 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर पिछले क्वेश्चन में तो 3 की पावर 2 करते थे, इनको आपस में कैंसिल करने के लिए तो इधर 3 की पावर 2 आप कर सकते थे, तो 3 की पावर 2 क्यों नहीं की। तो वो वैसे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, वैसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्यों नहीं 2 की पावर यानी 3 की पावर 2 की, उसका आंसर आपको इस स्टेप में मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं की। तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 2, इसको फर्दर अलग कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फर्दर अलग करें तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो नीचे क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग क्यों नहीं किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पूरे क्वेश्चन को जहन में रखा जाता है। तो अगर मैंने इनको यानी कि अगर मैं 3 3 को अलग अलग करके लिखूँ, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिया, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं इसको नीचे अब देखिए कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और नीचे हमारे पास था 3 2, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाता। तो उससे क्या होता था, यानी मुझे क्वेश्चन में कैंसिलेशन का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है कि आपको कब क्या करना है, ठीक है। तो मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मेन चीज़ तो अभी आपको बस यही मुझे बताना था कि मैंने इनको अलग अलग इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पे अलग अलग लिख सकूँ और यहाँ पे अलग अलग इसलिए किया ताकि ये इससे कैंसिल हो सके और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा ओनली स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो फर्दर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ना कोई रूल लग सकता, बस ये सर्ड ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए 2 स्टेप के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हम समझने के लिए वैसे ही इसको करें तो देखिए वो फिर ऐसे होना था। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
18 था, ठीक है, और इधर था 3, इधर 2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये करना पड़ता, यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे, ये आप शुरू से ही करता हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिखता मैं, और यहाँ पे आ जाता √3 और यहाँ पे आ जाता 2, फर्दर करता तो 2 और यहाँ पे 3 की पावर 2 डिवाइड बाय, ठीक है, √3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है इस तरह 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इससे कैंसिल हो जाता तो पीछे क्या बच जाता, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो बच जाती चीज़ वो ये बच जाती 3 डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करता, इसको फर्दर मैं ऐसे करता कि 3 जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और नीचे फिर 3 होता, ये इससे कैंसिल हो जाता और फिर जाके ये √3 बच जाता, ठीक है। तो ये इसके बराबर कैसे होता है, तो वो चीज़ भी अब आपको सीखनी पड़ती। काफ़ी बच्चों को वीक होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जैसे 3 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं 3 की पावर 2 थी, ठीक है। तो अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको फिर मैं अलग भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 कहीं पे भी हो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको क्या बताना चाहता था कि इस पैटर्न से ज़्यादा स्किल चाहिए सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से थोड़ा सा आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक और तरीका भी है जो इससे भी आसान है, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैं यहाँ पे वो भी बता देता हूँ जल्दी सी। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 18, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 18 डिवाइड बाय और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को अलग अलग थे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। और फर्दर आगे चलें तो अब ये यानी कि क्या हो जाएगा, नीचे 3 to the 6 हो रहा है और 6 3 दा कितना होता है 18, तो 18 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 और 3, और नीचे क्या था, तो 3 2 दा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फर्दर आगे चलाऊँ तो 6 को अलग कर लेता हूँ, 3 को अलग कर लेता हूँ, नीचे जो है वो क्या है मेरे पास 6, ठीक है। तो 6 से कट गया और पीछे बच जाएगा हमारे पास 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन एक वक्त में एक ही मेथड कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से ये तरीका जो है आसान है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे तरीके ही बता दिए। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से उतारें। तो इधर स्क्वायर रूट 21 था, इधर स्क्वायर रूट 9 था, और नीचे जो है वो तो यहाँ पे आ गया 63। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम जो तरीका अपना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। जैसे 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह 9 के कितने होते हैं, और प्राइम फैक्टर 3 3 द 9 एंड 3 1 3, तो 2 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय, ठीक है, 63 के कर लेते हैं। 63 के करें तो 3 पे जा सकता है, 3 2 द 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन को देखते हुए फैसला करना है कि मुझे क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले ये और ये तो एक जैसे हैं, ठीक है, और इधर से जो है आप अगर यहाँ पे देखें तो √7 7 एक जैसे है। तो मैं यानी कि इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख के भी कैंसिल कर सकता हूँ और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो अब आपके ऊपर मर्ज़ी, आप जैसे भी कर लो। तो जैसे मैं अगर इधर करूँ तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं सबको, 3 7, ठीक है, और इधर भी आप अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग ही कर लेते हैं 3 और ये 3, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे भी 3 और 3 7, ठीक है। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो। तो कैंसिल क्या क्या होता है, इधर से ये 3 इससे गया, ये 7 जो है इससे गया, ये 3 जो है इससे गया, तो पीछे बच जाएगा स्क्वायर रूट ओनली 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर है, एक लाइन छोड़ के लिखना होगा ताकि ये चीज़ सीक्वेंस से रहे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक और साथ में अगर एक और चीज़
आपकी स्किल डेवलप करने के लिए बताऊं, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 3 को यहाँ पे रहने देते, 7 को अलग, ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 कर लेते, ठीक है, और इधर जो है 3 की पावर 2 कर लेते और 7 को अलग कर लेते, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, और 3। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। मेरा मेन मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपनी टीचर की सारी बात समझ सको और अपनी मर्जी के तरीके से कर सको, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से करो। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे भी सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा इधर सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से उतारें तो अंदर है 243 x टू द पावर 5, y टू द पावर 10, z टू द पावर 15 और इंडेक्स है इसका 5, ठीक है। तो वही तरीका अपनाते हैं प्राइम फैक्टर्स वाला। 243 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो लास्ट में 3 है तो 3 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं। 3 8 द 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 पे जा सकता है, 3 2 द 6, 2 पीछे चला जाएगा तो 21 बन जाएगा, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर यानी 5 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब इसको आगे अगर चलना है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको पहले ही इस बात समझनी होगी कि हम इसके अंदर 5 5 से बराबर करके कैंसिलेशन करते हैं। जैसे 243 है, इसको भी 3 की पावर 5 में कर लूँगा, ठीक है, और इसको भी इन दी एंड 5 कर दूंगा। फिर इसके बाद x की पावर तो 5 है ही, ठीक है, तो x की पावर 5 और यहाँ 5 कर दूंगा। अब y 10 जो है, ठीक है, अब इसका मुझे यानी यहाँ पे मैं 5 अगर लिखूँ तो इसको मैं कैसे डील करूँगा, ये बात आपको समझने की है, ठीक है। तो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है सबसे वो ये कि आप को क्या करना है, इसकी यानी अंदर पावर 5 बनानी है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, y की पावर 10 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, ठीक है। तो पावर की पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 टू द कितना हो जाएगा 10, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे 5 मौजूद है, तो अब जो है जो हम चाहते थे वो हो जाएगा कि ये 5 जो है इससे पूरी से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही करूँगा, इससे आसान हो जाता है आप लोगों को। जैसे ये चीज़ बताई थी सेकंड चैप्टर के अंदर, जैसे y की पावर 10 है तो अब मुझे इसकी पावर 5 रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, 10 को अंदर रखूँगा, 5 पे डिवाइड कर दूँगा, 5 टू द 10। तो आप देखिए y स्क्वायर की पावर 10 आप रखेंगे तो y स्क्वायर की पावर y स्क्वायर की पावर 5 रखिए, तो अब आप ये देखिए ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह z के साथ हम डील करेंगे। z के साथ क्या, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये गया मिट, ठीक है। इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है 3 की, यानी कि 5 टाइम्स 3 है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, z की पावर 15, तो इसके साथ मैं कैसे करूँगा, इसके साथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे z की पावर मैं कितनी रखूँ, यानी कि इधर ही बताता हूँ, यहाँ है 15, तो अगर मैं 15 को अंदर रखता हूँ, 5 पे डिवाइड करना है ना, क्योंकि मुझे पूरी पावर 5 चाहिए, तो 5 3 दा कितना होता है 15, तो z की पावर में 3 रखूँगा तो मैं यहाँ पे होल की पावर 5 कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 5 3 दा कितना होता है 15, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा z, ठीक है, उसके बाद 3 यानी z क्यूब, ऊपर आ जाएगा होल के पावर 5, और ये क्वेश्चन वाला जो है यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5। अब देखिए ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हर चीज़ कैंसिल होगी। मैंने आपको एक रफ आइडिया बता दिया, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो स्टेप वाइज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पीछे से वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इधर से एक लाइन छोड़ के अगर हम लिखें तो 3 की पावर हमने किया 5, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x की पावर को 5 वैसे का वैसे रहने देते हैं, फिर मल्टीप्लाई को आप क्रॉस भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x और मल्टीप्लाई आपस में मिल ना जाए तो इसलिए डॉट्स लिख लेते हैं। तो x की पावर कितना हो गया 5 हो गया, उसके बाद y की पावर 2 रखेंगे तो होल की पावर 5 बन जाएगा। तो हमारा मेन मकसद क्या है, होल की पावर 5 बनाना है ताकि इससे कैंसिल कर सकें, ठीक है। इसी तरह z जो है z की पावर आप 3 रखेंगे तो होल की पावर 5 बन जाएगी, क्योंकि 5 3 दा 15 होता है, अभी आपको बताया। तो इस तरह से सबकी होल की पावर 5 बना लिया,
और ये इसका रूट का साइन आ गया, यानी रेडिकल आ गया, और यहाँ पे इंडेक्स इसका 5 आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि हम इन सबको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको अलग अलग करके लिख लो ताकि कैंसिल होने में आसानी हो जाए। तो अब मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, यहाँ भी 5, मल्टीप्लाई x की पावर 5, ठीक है, x टू द पावर 5, और ये रेडिकल के ऊपर 5, इधर भी कर लेते हैं y स्क्वायर की पावर 5, और ये रेडिकल की पावर 5, इधर कर लेते हैं z क्यूब की पावर 5, और ये रेडिकल की पावर या इंडेक्स 5। अब इसके बाद जो है आपको पता है जब भी ये और ये सेम होती है तो ये दोनों एक दूसरे से आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पीछे नंबर बच जाता है। तो इधर बच जाएगा 3, इधर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x, और इधर जो है ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। इधर जो है z क्यूब बच जाएगा, तो ये बच गया। उसके बाद इसको फर्दर आगे चलेंगे तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3y स्क्वायर z क्यूब जो है इसका आंसर बच जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक शॉर्ट तरीका है और आसान तरीका है, अगर आपको समझ में आ गया। बाकी इस क्वेश्चन को और भी मुख्तलिफ तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतारें तो 4 डिवाइड बाई 5, इधर क्या है रेडिकल के अंदर है 125, और इधर है इसका इंडेक्स 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 125 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो 5 के टेबल पे जाता है 5 टू द 10, आगे 2 बच जाएगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 द 25, फिर 5 पे जाता है 5 5 द 25, और फिर 5 1 जा 5। तो 5 की पावर 3 टाइम्स करेंगे, तो 5 की पावर 3 टाइम्स करेंगे तो इधर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ही करते हैं। तो आप यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 5 एक स्टेप बढ़ाना है ताकि क्वेश्चन लंबा लगे, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसका मसला है नहीं, डायरेक्ट कर लीजिएगा जैसे आपका दिल लगे। तो अब मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 और इधर 3 है, तो ये 3 जो है इस पूरी से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जब भी ये और ये बराबर होता है तो नंबर अकेला रह जाता है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाय 5, और ये कैंसिल होने के बाद ओनली 5 बच गया, ठीक है। तो अब ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा ओनली 4, ठीक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, फर्दर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं एक दो तरीके से कर देता हूँ। जैसे सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 21 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा रेडिकल के अंदर 7, इधर आ जाएगा 3। तो इसको कैसे करेंगे, आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको आप वैसे का वैसा रहने दें, ठीक है। फर्दर अब इनको अलग अलग भी करोगे तो आप ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो आप देखिए 2 दफ़ा ये लिखा हुआ है, 2 दफ़ा ये लिखा हुआ है, तो अब क्योंकि ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इनका होल का स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। तो होल का स्क्वायर ये ले लेते हैं, तो ये √3, इसका भी 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई होल का स्क्वायर ले लेते हैं, और ये 7 भी 2 टाइम्स है तो इसका भी होल का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में गए होंगे, क्योंकि ये 2 दफ़ा थी। कोई भी चीज़ जैसे a मल्टीप्लाई बाय a होता है तो 2 टाइम्स है तो इसका हम स्क्वायर इजीली ले सकते हैं। तो ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पर भी किया है, अब मैं इसको रिवर्स करके बताता हूँ। ये भी 2 दफ़ा थे, ठीक है, तो मैंने इसको होल के स्क्वायर में ले लिया, तो इसमें तो कोई मसला है नहीं, आसान सी बात है। तो अब ये स्क्वायर जो है इस रूट से कैंसिल हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे ये ओनली 3 बच जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर भी इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 7 बच जाएगा, और 7 3 कितना होता है 21। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, ठीक है। कि आपने सिंप्लीफाई करना है, और किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स के सिमिलर टर्म्स जो हैं उनको कंबाइन कर, ठीक है। तो अब इस चीज़ में आपको क्या बताया गया है, देखिए इन चारों क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को सिखाया गया है कि सर्ड के अंदर किस तरह ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज के पिछले पेजेस पे जाएंगे तो वहाँ पे बताया भी गया होगा। मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे अगर इधर लिखा हुआ है 3 और अंदर 5 कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं 2, इधर भी 5 कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं 7 और इधर भी 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टर्म किसे कहा जाता है, ये जो प्लस माइनस से अलग अलग हिस्से होते हैं इन्हें टर्म बोला जाता है, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तो करना है, लेकिन आपने किस तरह से करना है, सिमिलर यानी कि कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, एक जैसे टर्म्स के अंदर से कंबाइन करके। अब कैसे, यानी कि इधर मैं ऐसे बताता हूँ, इधर से अगर मैं 5 ले लूँ, ठीक है, तो इसके बाद अंदर क्या बन जाएगा 3 + 2 + 7, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि इन तीनों टर्म के को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में फैक्टर या कॉमन ले लिया, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो बेसिकली सर्ड जो होती हैं उनको ऐड कैसे करवाया जाता है, ऐसे करवाया जाता है जैसे ये एक सर्ड है, ये भी सर्ड है और ये भी सर्ड है, ठीक है। तो जब भी किसी भी यानी जितनी भी टर्म्स हों उनके अंदर जो सर्ड होता है, अगर वो सब टर्म के अंदर एक जैसी हो तो आप उसे कॉमन ले सकते हो, और अंदर जो है इसके साथ जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं और उनको आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हो। जैसे अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 और ये 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली सर्ड को ऐसे ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दें तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही किया जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपने इसको कैंसिल नहीं करना, कैंसिल बीच में आए तो कैंसिल भी कर देना, लेकिन आपने इन सब को क्या करना है, सिमिलर टर्म बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें सिमिलर हो। जैसे इधर ये तीनों में √5 सिमिलर था, जब सिमिलर हो जाए उसके बाद ऐसे कंबाइन करिए और फिर इसका आंसर निकाल दीजिए। तो कॉन्सेप्ट जो मैं दे सकता था बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बस ये बात याद रखनी है कि इनमें से सिमिलरिटी पैदा करनी है और फिर कॉमन लेना है और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। बस इतनी सी बात जहन में रखिएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो उसे लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखने के बाद इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, शॉर्ट वे में भी कर सकता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम एक ही पैटर्न से चलते हैं ताकि समझने में आसानी और कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड हो। 45 है, इसके फैक्टर्स भी बना लेते हैं। 3 पे जाते हैं तो 3 1 3, एक इधर आ जाएगा तो 3 5 15, फिर 3 पे जा सकता है 3 5 15, फिर 5 पे जा सकता है 5 1 5, आगे फर्दर नहीं जाता। तो 2 टाइम्स 3 है और 5 है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिखना होता है, तो क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं। इधर आ जाएगा 45 -3, इधर आ जाएगा रेडिकल के अंदर 20 और इधर आ जाएगा 4 और यहाँ पे रेडिकल के अंदर 5, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या देखना है, इनके अंदर कुछ ऐसा मैंने तीनों टर्म के अंदर करना है कि जो तीनों में कॉमन बन सके और मैं उसे कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ज़्यादा यानी कि बेसिक लेवल पे आप यही करें कि इसके फैक्टर्स बना के काम शुरू कर लें तो आसान लगेगा आपको। तो 45 के फैक्टर्स कौन कौन से बने, 3 × 3 × 5, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गया। इसके बाद -3, 20 के भी बना लो, 20 के बनाए तो 2 10 20, ठीक है, और 2 5 10, 5 1 5। तो इधर भी ऐसे ही बनता है कि आप लिख सकते हो 2 टाइम्स तो 2 है और एक 5 है, ठीक है। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, जगह कम रह जाएगी हमारे पास। आगे तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगला तो है 4 और ये 5। तो अब आप देख सकते हो इसमें क्या चीज़ कॉमन बन सकती है, रेडिकल के अंदर 5 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो अब हम अलग अलग करके 5 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और इन सबको ऐड और माइनस जो भी इसको करना है कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यानी 3 की पावर अगर मैं 2 कर लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे 2 होता है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसलिए मैं अब 3 की पावर 2 कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन तो ऐसी कुछ है नहीं, ख़त्म ही करनी है चीज़ें। तो 3 की पावर 2 इसको अलग कर लेते हैं और ये 5 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि तीनों टर्म में 5 मुझे लेकर आना है ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। उसके बाद 3 इधर भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, इनको अलग अलग करूँ तो 2 को पावर 2 करके अलग कर लेता हूँ और इधर मैं कर लेता हूँ रेडिकल के अंदर 5, इधर प्लस इधर 4, ठीक है, और इधर तो ये वैसे का वैसे ही है। अब आप देखिए तीनों के अंदर मैं 5 ले आया, इधर भी इधर भी इधर भी। अब इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो कॉमन कैसे निकालूंगा इन दी एंड, बल्कि अगले स्टेप में मैं कॉमन निकाल लूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा ओनली 3 और इधर आ जाएगा 5, ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई चाहे यहाँ लिखो या ना लिखो, 2 यानी कि आपस में मल्टीप्लाई इसका मतलब शो हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर 2 और रेडिकल का इंडेक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 बच जाएगा और साथ में
ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है, और यहाँ पे 4 और ये आ गया 5, ठीक है। फर्दर इसको चलें तो थोड़ा सा और हल कर लेते हैं जितना आपको आसान कर सकता हूँ आपके लिए। 3 टू द कितना हो गया 6, क्योंकि ये दोनों नंबर है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा ये 5 और ये आ जाएगा 4 और ये 5, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब आप यानी कि इधर 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 मैं तीनों में से रेडिकल 5 के साथ जो है वो बाहर निकाल लूँगा। तो रेडिकल 5 के साथ बाहर निकालूँ तो वैसे इसको ऐसे करते हैं, पहले जैसे यहाँ पे 3 है, फिर क्या है इधर से -6 है, ठीक है, और +4 है, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा ऐसे 5। तो ओरिजिनल वे तो यही होता है कि आप नंबर को सारे इकट्ठे लिख लो, लेकिन आपकी क्योंकि आदत बनी हुई है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रही है लिखने में तो √5 बाहर कॉमन निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा 3 -6 +4, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ऐसा कोई मसला है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 5, ठीक है, तो 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1 बच जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद √5 जो है वो 5 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको सबसे पहले जैसे ये देखने तीनों टर्म्स थी, इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर से ये कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो साथ साथ समझ भी आपको आता ही रहेगा। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करें तो 4, यहाँ पे रेडिकल के अंदर 12 है, +5, यहाँ पे रेडिकल के अंदर 27 है, यहाँ पे आ गया -3, रेडिकल के अंदर 75 है, और यहाँ पे रेडिकल के अंदर 300 है, तो 300 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर चलें तो वही करते हैं। 12 के फैक्टर्स बनाए तो प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 1 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई डॉट डाल देते हैं ताकि जगह कम लगे, 2 × 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 था तो 4 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये इसकी पावर नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, अलग से नंबर है। और यहाँ पे +5 और इधर क्या आ जाएगा 27 के कर लो प्राइम फैक्टर्स, तो 27 के करें तो 3 9 are 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 3 टाइम्स 3 है, तो 3 टाइम्स मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे 3 75 के करना है, तो 75 के करूँ तो 3 2 6, एक उधर गया तो 15 बन गया, 3 5 15, फिर 5 पे जाते हैं, 5 5 25 एंड 5 1 5, ठीक है। तो 3 5 5 आ गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 5 × 5, ठीक है। थोड़ा सही से नहीं लिखा गया, अभी ये ×5 और ये ×5, ठीक है। उसके बाद +300, 300 में चलें तो इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी, इसको मिटा सकता हूँ अब मैं क्योंकि हमारा रफ अमल ही है। तो 300 को अगर हम देखें तो 3 1 3, 2 0 नीचे उतरे, उसके बाद 2 5 10 0, उसके बाद 2 2 4, 2 5 10। ये मुख्तसर भी हो सकता है, शॉर्ट वे में भी हो सकता है, लेकिन मैं सब बच्चों को सामने रखते हुए इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सके। तो 5 5 उसके बाद हो गया 25 एंड 5 1 5। तो 2 दफ़ा 5 है, 2 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 3 है, ठीक है। तो 3 सारों के लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कॉमन क्या है। तो ये आ गया 2 2 और ये आ गया 5 5, ठीक है। तो सारे रफ अमल को मिटा देते हैं। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ टर्म्स के अंदर सब में कॉमन है। तो देखें तो इधर भी रूट के अंदर 3 है, इधर भी रूट के अंदर 3 है, इधर भी रूट के अंदर 3 है और इधर भी रूट के अंदर 3 है। तो √3 जो है इसको हम, या √3 जो है इसको हम अलग कर लेते हैं और बाकी सबको सॉल्व आउट कर देते हैं, क्योंकि देखिए बाकी 2 2 ही तो हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो ये सारे स्केयर से एक दूसरे से कैंसिल होते रहेंगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे था 4,
तो इसको अलग करें तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट 3 फिर प्लस 5, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 क्योंकि 2 दफ़ा 3 है और एक दफ़ा हम अलग से लिख लेते हैं ताकि कॉमन ले सकें सब में से। उसके बाद -3, उसके बाद ये एक बार 3 अलग कर लेते हैं और ये यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो यहाँ पे 5 की पावर 2 कर दी, प्लस इधर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा डाल दिया मैंने। स्क्वायर रूट 3 इसको हम अलग कर लेते हैं और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, ये जिसके यहाँ कुछ नहीं होता उसका यहाँ 2 होता है तो स्क्वायर रूट पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 और साथ में ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा 5 3 ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा ये वैसे का वैसा, ठीक है। इधर आ जाएगा 3 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 वैसे का वैसा और इधर 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, प्लस इधर भी 3 वैसे का वैसा कर लेते हैं और साथ में ये 2 मल्टीप्लाई और ये 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो खाली 5 बच जाएगा, ये 5 आ गया। फर्दर आगे चलें तो 4 2 दा कितना होता है 8 और ये यहाँ पे 3 था तो वैसे का वैसा। 5 3 दा कितना होता है 15 तो ये यहाँ पे 3 था तो ये वैसे का वैसा, माइनस ये दोनों नंबर हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में यानी 3 और ये 5 तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे पीछे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मिटा देते हैं तो 5 3 दा कितना होता है 15 तो यहाँ पे आ गया 15 और ये 3 रूट के अंदर आ गया। उसके बाद प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 दा 10, ठीक है। तो 10 पहले लिख लेते हैं क्योंकि सब जगह नंबर ही तो पहले हैं, ठीक है, तो थोड़ा तरतीब से हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद अब आप देख सकते हो सब में कॉमन क्या है 3 3 3 3, ठीक है। तो अब ये बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है, सबसे पहले 8, ये वाला तो बाहर चला जाएगा। उसके बाद प्लस 15, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15, ये बाहर चला जाएगा। उसके बाद -15, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे -15। उसके बाद ये +10, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं +10 और सब में से कॉमन क्या लिया था स्क्वायर रूट 3 तो ये हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगेन से परेशान मत होइएगा, कॉमन वाला चाहे हिस्सा इधर लिखो चाहे एंड में लिखो, बात उससे एक ही है, ठीक है। लेकिन सर्ड के अंदर पहले नंबर्स लिखे होते हैं तो दैट्स वाई कि मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम आगे करेंगे तो प्लस +15 और -15 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा +10 और +8। तो 10 और 8 दोनों प्लस के हैं तो 18 बन जाएगा, तो यहाँ पे आप 18 लिखो और ये आपका स्क्वायर रूट 3 था तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखा जाएगा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3 और अंदर जो है वो क्या है 2 और यहाँ पे 3 + 3 और यहाँ पे फिर अगेन से 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर देखा जाए कंबाइन करना था, कॉमन दोनों में क्या है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, तो दोनों के अंदर है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो इजीली हो जाएगा। तो कॉमन लें तो ये तो पहले से बाहर था, ठीक है, और ये यहाँ पे एक मैंने बाहर कॉमन ले लिया, किसके अंदर से, इस वाले हिस्से के अंदर से, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 2 + 3 बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये दोनों में से ये बाहर कॉमन आ गया और अंदर जो बच गया हमारे पास 2 + 3 बच गया, तो वो यहाँ पे नीचे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आसान सा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप ये दो दफ़ा है, ठीक है, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, तो ये मैंने 3 और 2 5 कर दिया। अब 3 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे 5 था तो ये 5 वैसे का वैसा, मल्टीप्लाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको सॉरी ये भी चला गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन 2 है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 3 और यहाँ पे ऊपर से आया 5
तो 5 3 कितना होता है 15, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखें तो 2 × 6 स्क्वायर रूट 5, इधर जो है -3, फिर रेडिकल के अंदर 5, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर हम इक्वल का साइन डाल देते हैं, ठीक है। इधर कॉमन क्या है, इधर से रेडिकल के अंदर 5, इधर भी 5, ये दोनों टर्म के अंदर मौजूद है, इसमें भी, तो इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले तो 2 ये वैसे का वैसा, ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 6 - 3, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 3 गया तो पीछे मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा, ठीक है। तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और ये रेडिकल के अंदर 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इधर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इधर फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा, ये भी एक फार्मूला है, तो ये सारे फार्मूलाज हैं, A² - B² A+B होल का स्क्वायर। तो जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो फार्मूलाज का इस्तेमाल करके आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 जो है उसको इधर लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 1। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सोल्यूशन, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर सोल्यूशन। क्वेश्चन को लिखें तो 3 + स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो अगर आप अभी तक एक्सरसाइजेस समझते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा फार्मूला लगेगा, A + B, और साथ में अगर A - B, यानी जब भी दो सेम टर्म हो दरमियान में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है A² - B² के, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास इस शक्ल में है, हम उसको इस शक्ल में लिख लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 होल का स्क्वायर, ठीक है, और दरमियान में हमेशा माइनस आता है जब भी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, और फर्दर आगे चलेंगे तो अब 3 3 कितना हो गया 9, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो पीछे बच जाएगा 3, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, तो 6 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आसान से है। पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 को लिख के सॉल्व करता हूँ। तो ये पार्ट नंबर 2 आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन, ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन। तो उसके बाद क्वेश्चन दोबारा से लिखना होगा, तो ये स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, A + B होल का स्क्वायर वाला, जो कि किसके बराबर होता है A² + B² और +2AB इसके इक्वल होता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम लिख के सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लास्ट टर्म जो कि 3 है, तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद +2 × फर्स्ट टर्म क्या है ये, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास ये, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो फार्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और +2AB, तो ये +2AB हो गया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, ये हमारी लास्ट टर्म थी, ठीक है। तो बस ये फार्मूले का इस्तेमाल ही इसमें करना था, बाकी सब तो आसान है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो इसके बाद स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 5, और इधर आ जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा हमारे पास 3, और इधर आ जाएगा 2 वैसे का वैसा, रूट वाली अंदर इकट्ठे लिख लेते हैं, तो अगले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई मत करवा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गलती कर सकते हो आप लोग। इसकी वजह ये है कि ये अलग टर्म है, ठीक है, और ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई होता ना, यहाँ पे यूँ मल्टीप्लाई होता तो फिर तो ये एक जैसी होती, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते, लेकिन प्लस माइनस में टर्म का फ़र्क होता है, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इस तरह यानी ये हिस्सा अलग ही है, इसको अलग ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितने होते हैं 8, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये 2
फाइव थ्री था कितने होते हैं 15, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 15। तो इस तरह से ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरह थर्ड की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करें तो स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दिया। इधर जो है अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी है, ठीक है, और a माइनस बी है, ठीक है। तो जब भी सेम टर्म हो और साथ में प्लस माइनस का फ़र्क हो तो आप लोगों को पता होगा कि वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे। तो यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर यहाँ के, और यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे, 2 इक्वल डाल दिए मैंने, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 25 बन जाएगा, और सॉरी कैंसिल हो गया तो पीछे 5 ही बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ओनली 5, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे अंडर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3, और ये ऐसे ब्रैकेट्स क्लोज। इधर भी यही है, बस माइनस के साथ डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे। फर्स्ट टर्म 2 थी तो होल का स्क्वायर कर देंगे, माइनस दरमियान में आ जाएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, और यहाँ पे भी होल का स्क्वायर ले लेंगे। फर्दर आगे चलेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। कैसे पता चला ये भी बता देता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीक बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये रफ़ा मल है, इसको मिटा दिया करें आप अगर मैं भूल जाऊँ तो। उसके बाद ये हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले तो नीचे वालों के यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 1 और 3, तो 3 1 ये तो 1 का 1 ही है, 3 1 ज़ा 3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं कि इधर जो नंबर होता है उसको रखते हैं यहाँ पर अंदर, इधर जो नंबर होता है, ठीक है, उसको रखते हैं यहाँ पे। तो अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगे, 3 आ जाए तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा। ये जो नंबर है इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 टू द कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस। और जब भी ये और डिनोमिनेटर और ये आपस में सेम हो तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसा लिख देते हैं, यानी ये और ये सेम हो तो ऊपर वाला नंबर वैसे। एलसीएम लेने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ में मेरे ख्याल 2 ही होते होंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, ठीक है। बहरहाल एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। तो 6 में से 1 गया तो पीछे बच गया 5 बटा 3 यानी 5 डिवाइड बाय 3। ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखें तो यहाँ पे है रूट एक्स प्लस यहाँ पे है रेडिकल के अंदर y, और ये ब्रैकेट आ गई, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे x है माइनस अंडर रूट y, और इसके बाद यहाँ पे क्या है x प्लस y, और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। कैसे, डायरेक्ट करता जाता हूँ, अब तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा, ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ठीक है। तो फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला यहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट टर्म होल का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस लास्ट क्या है अंडर रूट वाई, इसका ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ये दूसरों से अलग रहे। और इधर x प्लस वाई वैसे का वैसा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसा लिख देंगे। फर्दर आगे चलें तो अब देखिए ये इस रूट से कैंसिल तो x बच जाएगा, और ये इससे कैंसिल तो y बच जाएगा। इधर ऊपर पहले से मौजूद है x प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन से हम क्या करेंगे,
एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो इसका स्क्वायर ले लो, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, इधर भी ब्रैकेट डाल लेते हैं ताकि ये अलग रहे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर से, तो दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप फार्मूला आता होगा, आखिरी क्वेश्चन है अब तो पता चल गया होगा। तो टू पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की 2 टू द 4 पावर 4, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अपना दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ने की यही उम्र है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।